जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉम्पिटेंट में। तो आज हम आपके सामने समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, टीएलएम एवं अभिवृत्तियों, ये चैप्टर इसके लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने पार्ट 8 जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने शॉर्ट में इस लेसन को समझाया था। ठीक, तो हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जो दृष्टिबाधित बच्चों की परीक्षा के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। ठीक, तो पिछले वीडियो में मैंने समझाया था। ठीक, देखिए वही जो क्वेश्चन है आ गया। तो परीक्षाएं आपको पता है 3 ही प्रकार से होती हैं, तो लिखित, मौखिक और प्रायोगिक हो सकती है। ठीक, और ब्रेल लिपि के माध्यम से क्या होते हैं, दृष्टिबाधित छात्र शीघ्र ही थकावट का अनुभव करने लगते हैं। एक पेपर एक पेपर लिखने में उन्हें अधिक समय लगता है, जिससे वह निर्धारित समय में संतोषजनक ढंग से पूरा प्रश्न हल नहीं कर पाते। दृष्टिबाधित बच्चों की सुविधा अनुसार उनकी परीक्षा में निम्न प्रारूप हो सकते हैं, जैसे ब्रेल में प्रश्न पत्र, प्रिंट में प्रश्न पत्र, रिकॉर्डेड प्रश्न पत्र, मौखिक प्रश्न पत्र, ब्रेल में उत्तर और लेखक की सहायता से उत्तर, रिकॉर्ड करके उत्तर देना और मौखिक। ये इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, बाकी क्योंकि ब्रेल लिपि के माध्यम से परीक्षा देने में जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उन्हें थकावट का अनुभव होने लगता है, और उनके जो परीक्षा के प्रारूप में हम निम्न प्रकार से परिवर्तन करके वो उनको सहजता से जो प्रश्न परीक्षा होती है उसको करवा सकते हैं। ठीक, तो ब्रेल में प्रश्न देंगे तो भाई वो ब्रेल में उत्तर देंगे, और प्रिंट में प्रश्न पत्र तो अगर होगा तो भाई लेखक की सहायता से उत्तर हो सकता है, और रिकॉर्डेड अगर प्रश्न है तो भाई वो रिकॉर्ड करके उसका उत्तर दे सकते हैं। बाकी मौखिक प्रश्न पत्र तो उसका मौखिक उत्तर दे सकते हैं, नॉर्मली ऐसा इसमें कहा गया है। तो अगला हम देखते हैं कि दृष्टिबाधित बच्चों का मूल्यांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले है कि ब्रेल लेखन करते समय भी पेन मिस्टेक संभव, अर्थात छात्र द्वारा ब्रेल लिखते समय कुछ बिंदु डालना छूट सकता है अथवा कोई अतिरिक्त बिंदु पड़ सकता है। ऐसी गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा है कि ब्रेल लिखते समय कागज में छेद हो सकता है। यदि ऐसा ना हो तो जिस प्रकार स्वच्छ एवं सुंदर प्रिंट लिखावट के अतिरिक्त अंक हो सकते हैं वैसे ही मूल्यांकन किया जा सकता है। तीसरा, यदि छात्र संक्षेप में उत्तर दे रहा है तो भी पूरे अंक देने चाहिए। ठीक, ये हो गया। बाकी एग्जाम्पल आप दिए हुए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं एक शॉर्ट में इसका उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। चौथा है कि चित्र वाले प्रश्नों को विवरण वाले प्रश्नों में बदलना चाहिए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी जगह पूछना चाहिए कि पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों की सूची बनाइए। ठीक, मतलब इसमें क्या है कि पाचन जो हमारा तंत्र होता है उसमें काफ़ी अंग होते हैं, तो उसको डायरेक्टली ना देकर हम पाचन के विभिन्न अंगों की एक सूची बनवा सकते हैं और उनके कार्यों को बताएं, ऐसा हम कह सकते हैं। पांचवा है कि सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत मानचित्र से संबंधित प्रश्न हो तो भी उपर्युक्त के अनुसार फेरबदल कर सकते हैं, अन्यथा मानचित्र में स्थान आदि दर्शाने में अत्यधिक सटीकता की आशा नहीं रखनी चाहिए। ऐसे उत्तर की प्रत्याशा में पूर्व अभ्यास वांछनीय है। छठा है कि एक बात ध्यान रखने योग्य है कि पृथ्वी एक त्रिविमीय संरचना है, अतः गोलाकार पृथ्वी को द्विविमीय कागज पर उतारते समय थोड़ी विकृति आ जाती है। ऐसे में मानचित्र पर विभिन्न प्रत्यय दिखाने के लिए आकार को बढ़ाना पड़ सकता है। एक दृष्टिबाधित छात्र को मानचित्र देखने के साथ ही साथ उसे बनाना भी बताया जाना चाहिए। इसके लिए कला बनाने का अभ्यास करवाना चाहिए तथा उन्हें स्वयं क्रियाएं करके देना चाहिए। इस कार्य को स्पर व्हील्स, स्टिकर्स, ब्रेल डॉट्स, क्रेयॉन, चौक, गत्ता, कागज, रबड़ बैंड और विभिन्न दालें आदि हमारी सहायता कर सकती हैं। सातवां पॉइंट है कि एक दृष्टिबाधित बालक को मानचित्र के विभिन्न प्रत्यय स्पष्ट करवाने चाहिए। ठीक, मानचित्र के विभिन्न प्रत्यय स्पष्ट करवाने चाहिए। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मानचित्र की अपनी एक भाषा होती है जिसकी जानकारी बच्चों को देनी चाहिए। मानचित्र की दिशाएं, संकेत तथा अनुपातिक स्केल आदि की जानकारी देनी चाहिए। मानचित्र पर चिपकाने, खींचने, लगाने आदि की क्रियाएं करवानी चाहिए। परीक्षाएं बहुत बड़े मानचित्र पर नहीं लेनी चाहिए। दृष्टिबाधित छात्र अंदाजा लगाकर कार्य करता है अतः छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके पूरे अंक देने चाहिए। यदि मंद दृष्टि वाला छात्र मानचित्र पर रंग आदि भर रहा है तो उसकी दृष्टि संबंधी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। उसे कार्य समाप्त करने के लिए अधिक समय दिया जा सकता है कि मानचित्र पर नदियों के घुमाव आदि न दिखा सकने पर भी ठीक मान लिया जाना चाहिए।
एक अन्य बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत पास पास के तथ्यों को मानचित्र पर दिखाने के लिए नहीं कहना चाहिए। तीसरा है कि दृष्टिबाधित छात्रों को मानचित्र का सही ज्ञान देने के लिए दिशा मूलक प्रत्यय का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर है कि मानचित्र के सही ज्ञान के लिए भाई दो तथ्यों की जानकारी तो होना चाहिए, एक दूरी और दिशा। और मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच दूरी के प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए आनुपातिक माप का सहारा लेते हैं। अर्थात पहले यह तय कर लिया जाता है कि माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 60 किलोमीटर के बराबर होगा। इस तरह के आनुपातिक पैमाने का प्रयोग मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक है। मानचित्र पर दिशाओं का ज्ञान देने के लिए सूर्य पर आधारित होकर नहीं करते, अपितु कागज पर ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण और बाएं पश्चिम तथा दाएं पूर्व की दिशा बतानी चाहिए। इन 4 दिशाओं के बीच में क्रमशः उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व तथा उत्तर पूर्व दिशाओं का भी ज्ञान देना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित छात्रों को ब्रेल के माध्यम से गणितीय ब्रेल स्पोर्ट का क्या तात्पर्य है। तो दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा ब्रेल के भाई माध्यम से गणित सीखने के लिए भाई जो हम लोगों ने कोड प्रयोग किया था उसे क्या कहते हैं, गणितीय ब्रेल कोड। और एनएबी तथा एनआईवीएच ने यूनिसेफ के तत्वाधान में एक परियोजना के तहत भारतीय ब्रेल कोड बनाकर तैयार किया। ठीक। और अमेरिकन नियमित कोड जो 1972 पर आधारित गणितीय ब्रेल कोड 1989 में भारत में अपनाया गया। ठीक, 1989। इसमें 30 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 30 अध्याय तथा कक्षा 10वीं तक के पूरे गणित को पढ़ने के लिए आवश्यक सभी चिन्ह, अंक आदि को रखा गया है। यह कोड अपनी प्रकृति के अत्यंत व्यापक है। इसकी मुख्य विशेषता है कि संख्याओं को लोअर सेल में लिखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति न बने तथा संख्याओं को अक्षरों से अलग करके पढ़ा जा सके। इसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि गणित के प्रश्नों को हल करते समय कागज पर जगह की बचत की जा सकती है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अगला है कि दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा गणित सीखने के लिए ब्रेल में गणितीय ब्रेल की आवश्यकता बताइए। ठीक, इन आवश्यकता क्या है कि भाई गणित सीखने के लिए उपकरण होते हैं जैसे अबेकस, टेलर फ्रेम की तुलना में गणितीय ब्रेल कोड की सहायता से सीखा हुआ ज्ञान अधिक समय तक रह सकता है क्योंकि इसे लिखित रूप में संजोया जा सकता है इन दोनों की तुलना में। ठीक, आगे है कि परीक्षा के उद्देश्य से प्रश्न पत्र बनाने तथा प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए गणितीय ब्रेल कोड उपयोगी है। गणित की ब्रेल पुस्तक तैयार करने के लिए गणितीय ब्रेल कोड का ज्ञान आवश्यक है, ये भी सही है। ठीक, और प्रश्नों को लिखते था उन्हें हल करते समय भाषा विस्तार करने के लिए गणितीय ब्रेल कोड की आवश्यकता होती है। और प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक सूत्र लिखने के लिए गणितीय ब्रेल कोड की आवश्यकता होती है। प्रश्नों को हल करने के लिए पदक्रम के अनुसार लिखना पड़ता है जिसके लिए गणितीय ब्रेल कोड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, छठवां है कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मानसिक अंकगणित का क्या महत्व है। तो मानसिक अंकगणित, ठीक, बिना पेन उठाए दिमाग में गणनाएं कर लेना, समझे। हाँ, वही है। मानसिक अंकगणित गणना करने का एक रूप है जिसमें किसी उपकरण का सहारा न लेकर गणनाएं दिमाग में की जाती हैं। यह हमारे मस्तिष्क की कुछ सबसे अच्छे अभ्यासों में से एक है। हम कह सकते हैं कि गणित का भविष्य पेपर और पेंसिल में नहीं है। दरअसल हम बच्चों को शुरू में गणितीय समस्याओं को अबेकस के माध्यम से सिखाते हैं। अबेकस पर अभ्यास करते करते अबेकस की मानसिक छवि छात्र के मस्तिष्क पर बन जाती है तथा अब बच्चा बिना अबेकस के भी गणितीय संगणनाओं को केवल दिमाग से करने के योग्य हो जाता है। और मानसिक अंकगणित की सहायता से हम अपना ध्यान गणितीय संगणनाओं पर लगा सकते हैं। वास्तव में केवल जोड़ ही गणित की एकमात्र आधारभूत क्रिया है। अवशेष संगणनाओं की व्याख्या भी निम्नवत की जा सकती है। दो संख्याओं को घटाने की व्याख्या हम ऐसे कर सकते हैं कि दूसरी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि पहली संख्या प्राप्त हो जाए। गुणा को हम लगातार जोड़ के रूप में समझ सकते हैं। भाग की संक्रिया लगातार घटाने के रूप में समझी जा सकती। अध्यापक को जब भी संभव हो लेखन के सहारे के बिना शीघ्रता सही अभिकलन के लिए मानसिक अंकगणित को सम्मिलित करना चाहिए। अगला है कि अंधे बालकों का अध्यापक कैसा होना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं कि उसे अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए। और तैयार होने से क्या तात्पर्य कि पढ़ने के लिए प्रेरित करना, अंधे बालकों की समस्याओं से अवगत होना चाहिए। और अंधे बालकों को कैसे शिक्षित किया जाता है इसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। उसे बालक के मानसिक, सामाजिक, शारीरिक व संवेगात्मक विकास को अवश्य समझना चाहिए। उनके वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन करना चाहिए। माता पिता की अभिवृत्ति को जानना चाहिए। अध्यापकों में सहयोगिता की भावना होनी चाहिए। उसे माता पिता से संबंध रखना चाहिए। उसे अंधे बालकों के संबंध में इन 3 बातों से परिचित होना चाहिए। नंबर 1 है कि बालक को जीवन की वास्तविकता का ज्ञान देना, उसमें आत्मविश्वास जागृत करना, उसमें यह भावना जागृत करना कि वह अन्य सामान्य बालकों के ही समान है।
दृष्टि अक्षम बालकों में कम देखने वाले व अंधे बालक आते हैं, जो सामान्यतः समाज पर बोझ माने जाते हैं। लेकिन ईश्वर प्रदत्त गुणों के आधार पर ये बालक कुछ विशिष्ट प्रतिभा के साथ संसार में आते हैं, और उनके ऊपर यह कहावत चरितार्थ होती है कि जब ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। अतः इन बालकों को अच्छी शिक्षा व प्रशिक्षण देकर किसी कार्य, नौकरियों व व्यवसाय में लगाना चाहिए, ताकि ये समाज का बोझ बनने से बच सकें। आठवां है कि नेत्रहीन की शिक्षा में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। ठीक, तो ये देखते हैं कि नेत्रहीन बालकों को परिवार के अन्य लोगों की दया का पात्र न बनाएं, और दिन प्रतिदिन के कार्य स्वयं करने का प्रशिक्षण इन्हें दें, और परिवार की सभी गतिविधियों में शामिल करें, और किसी सामाजिक उत्सव में भाग लेते समय इनके साथ रहें, और समय समय पर इनकी शारीरिक जाँच, विशेषकर नेत्र की जाँच जरूर करवाएं, और अपनी आयु के अन्य बच्चों के साथ अंतर क्रिया के अवसर दें, और घर से बाहर जाते समय इन्हें भी साथ ले जाएं। ठीक, बाकी ये कुछ यहाँ पे जो कुछ लिखा है इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो पॉइंट ऊपर थे वो इम्पोर्टेंट थे, आप उन्हें ही पढ़ लीजिए तो काम हो जाएगा। अगला है कि नेत्रहीनों की शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक की भूमिका, तो शिक्षक भाई नेत्रहीन बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं, उनकी परेशानियों तथा समस्याओं से परिचित हों, विभिन्न रुचियों वाला व्यक्ति हो, ताकि वो इन बालकों में रुचियों का विकास कर सके, विभिन्न सहगामी क्रियाओं को आयोजित करने का अनुभव हो, धैर्यवान हो, नेत्रहीन बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखता हो, और शिक्षण के समय कुछ सिद्धांतों का पालन करके वो अपने शिक्षण को इन बालकों के लिए अधिक प्रभावी बन सकता हो। ये हो गया। आगे है कि सर्वेक्षण पद्धति का परिचय दीजिए। तो देखते हैं कि शिक्षण में सामाजिक व्यवहारों के क्रियाकलापों का अध्ययन करने में यह उपयोगी विधि है। इस विधि की सहायता से प्रसंभाव्य के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। नागरिक शास्त्र के शिक्षण में अध्ययन करने में उपयोगी है, जैसे परिवार नियोजन के प्रति समाज के लोगों के दृष्टिकोण का अध्ययन करना, राष्ट्रीय एकीकरण पर विचार, जनसंख्या पर विचार इत्यादि हेतु इस विधि के अध्ययन किया जाता है। इस विधि के से अध्ययन हेतु दो दशाएं हो सकती है कि भाई प्रथम परिकल्पना के आधार पर, दूसरा सांख्यिकीय नियमों की सत्यता के आधार पर। सर्वेक्षण पद्धति से अध्ययन करने के लिए आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, जो प्रश्नावली, अनुसूची व साक्षात्कार की सहायता से की जाती है। यह विधि खर्चीली होने के साथ साथ छोटी कक्षाओं में उपयोगी नहीं होती। आगे है कि अन्वेषण पद्धति क्या है, इसके पदों का परिचय दीजिए। तो यहाँ पे है कि इस विधि को आर्मस्ट्रांग ने आगमन विधि को आधार मानकर विकसित किया। सामाजिक विज्ञान विशेषकर भूगोल शिक्षण हेतु बहुत उपयोगी है। इसमें बालक शारीरिक व मानसिक रूप से अपने आप खोज सकता है। अध्यापक केवल समस्या के समाधान हेतु आवश्यक सामग्री व प्रशिक्षण नीति प्रदान करता है। इस विधि द्वारा स्व अनुभव व वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का विकास होता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है, परंतु उच्च कक्षाओं में अधिक उपयोगी है। और हैमले के अनुसार इस पद्धति द्वारा शिक्षण हेतु निम्नलिखित पदों का प्रयोग किया जाता है। यह है कि समस्या कथन, निरीक्षण और सारणीकरण, परिकल्पना का कथन और परिकल्पना का परीक्षण, निष्कर्ष या नियम का निर्धारण और संस्थापन। ठीक, तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। और अगला है कि इकाई योजना के आवश्यक तत्व। पहला है चुनाव। चुनाव क्या कि इस पद में इकाई के समान उद्देश्यों को चुनाव किया जाता है। फिर है विभाजन, इकाइयों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। तीसरा है प्रस्तावना, छोटे छोटे खंडों को इकाई पाठ के लिए प्रस्तावित किया जाता है। फिर है व्यवस्था, वैयक्तिक विभिन्नता के अनुसार छात्रों के लिए इकाई पाठ की व्यवस्था की जाती है। पांचवा है कि शिक्षण सामग्री का चयन, इकाई पाठ से जुड़े हुए शिक्षण सामग्री का चयन किया जाता है। छठा है मूल्यांकन, अंत में प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक, ये हो गया। और 13 क्वेश्चन की शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रमुख शिक्षण सामग्रियों के नाम बताइए, जिसमें हो गया कि भाई पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट, तालिकाएं, चार्ट, ग्राफ, आरेख, ऐसी मतलब ये देखिए मतलब काफ़ी सारी सामग्री हैं, इनको आप पढ़िए। आगे चलते हैं कि अधिगम में अभिवृत्ति का महत्व क्या है। अधिगम में अभिवृत्ति का महत्व क्या है। तो व्यक्ति के भाई संपूर्ण व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी अभिवृत्तियाँ यानी एटीट्यूड है। अभिवृत्ति वास्तव में एक मनोसामाजिक प्रत्यय है, जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है। विभिन्न वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, स्थितियों, क्रियाकलापों, योजनाओं आदि के प्रति व्यक्ति विशेष के विचार व पूर्ण धारणाएं ही उस व्यक्ति की अभिवृत्तियों का निर्धारण करते हैं। अभिवृत्तियों के ज्ञान की सहायता से व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व आकलन व विश्लेषण करना संभव होता है। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र जैसे सामाजिक विषयों के अध्ययन में अभिवृत्तियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यही कारण है कि अभिवृत्तियों के ज्ञान, तुलना, विभिन्न चरों से उनके संबंधों का अध्ययन करना मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों तथा शिक्षाविदों के लिए सदैव ही एक महत्वपूर्ण व रुचिकर विषय रहा है। और अभिवृत्तियों के अध्ययन के लिए जहाँ एक और सैद्धांतिक विवेचना की
सैद्धांतिक विवेचन की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर उनके मापन का प्रश्न उठता है। निसंदेह अधिगम में अभिवृत्तियों का अपना एक विशेष महत्व है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति की विशेषताएं। तो अभिवृत्ति की विशेषताएं कि भाई जो पहला है कि अभिवृत्ति का संबंध किसी वस्तु, परिस्थिति, योजना आदि के प्रति व्यक्ति के व्यवहार से होता है, और ये धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती है, ठीक। और अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा विकसित होती है। अभिवृत्ति पर्याप्त रूप से स्थायी प्रकृति की होती है, लेकिन समय समय पर इसमें क्या परिवर्तन आ जाना संभव है। और अभिवृत्ति के विकास में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है, ठीक। और मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की अभिवृत्ति में पर्याप्त अंतर हो सकता है। विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति किसी एक ही व्यक्ति की अभिवृत्ति में भी पर्याप्त अंतर हो सकता है। अभिवृत्ति सामान्य भी हो सकती है तथा विशिष्ट भी हो सकती है। और क्या है कि अभिवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को सार्थक रूप से प्रभावित करती हैं, और अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से घनिष्ठ संबंध रखती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो पहला है कि दृष्टिबाधित बालकों को लेखक सेवाओं की आवश्यकता कब होती है। तो लेखक सेवाओं की आवश्यकता परीक्षा देते समय छात्रों को पड़ती है। जब छात्र भाई बड़ी कक्षा में जाते हैं और दीर्घ उत्तर जब लिखने पड़ते हैं तो ब्रेल लिपि में भाई बहुत कठिन हो जाता है लिखना, और उससे थकावट आ जाती है और प्रश्न को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो लेखक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो इसका उत्तर जो भी मैंने बताया वही होगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित बालक की शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए। तो अंधे बालक की शिक्षा के समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह एक सामान्य बालक के अधिकतर मामलों में उसका बढ़ता हुआ ज्ञान, बुद्धि, संवेदना, इच्छाएं अन्य बालकों की तरह हैं। एक सामान्य बालक के मनोविज्ञान का ज्ञान अंधे बालकों के मनोविज्ञान को समझने में सहायक हो सकता है। इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि दृष्टि दोष प्रत्येक बालक में भिन्न होता है, ठीक। ये हो गया। और अंधे बालक की शिक्षा में ठोसता का क्या संबंध है। यह है कि भाई अंधे बालक केवल स्पर्श और कान द्वारा अपने वातावरण का भाई ज्ञान प्राप्त करते हैं, और सुनना तो उनके लिए समाज के साथ सामंजस्य की एक विधि है, परंतु पदार्थों का वास्तविक ज्ञान वे स्पर्श द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पदार्थ छूने में छोटे बड़े मुलायम सख्त भी हो सकते हैं। बालक उनके रंग का ज्ञान नहीं कर सकते। अंधे बालकों के लिए निर्देशन में उन्हें ठोस अनुभव प्रदान करने चाहिए। या तो उन्हें पदार्थ को छूने देना चाहिए या उन्हें प्रतिकृति देनी चाहिए, जिससे वे पदार्थ के विशेष गुण देख सकें। और अध्यापक को इस बात से परिचित होना चाहिए कि बालक को सीधे पदार्थ से संबंधित किया जाए। मुंह से वर्णन उतना प्रभावकारी नहीं होता जितना कि प्रतिकृति। ठोसता बालक को अधिगम में सहायता देती है। कहानी विधि का महत्व बताइए। शिक्षण में भाई कहानी विधि का भाई बहुत अधिक महत्व है, और अध्यापक किसी राजा के शासनकाल की कहानी उसके बाल्यकाल से जो उसका बाल्यकाल होता है उससे प्रारंभ करता है, जिससे कि उसके परिवार, वंश इत्यादि की जानकारी छात्रों को होती है। राजा के शासनकाल की न्याय व्यवस्था, उसके राज्य का भूगोल तथा संचालित मुद्रा इत्यादि के बारे में छात्र जानकारी प्राप्त करते हैं, और बच्चे कहानी को भाई बड़ा ध्यान लगाकर सुनते भी हैं। इसलिए अध्यापक अपने शिक्षण में इस विधि का प्रयोग करके अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकता है, क्योंकि कहानी छात्रों के लिए दृष्टांत बनती है और पाठ सरल बनता है, परंतु बालक केवल श्रोता बन जाता है और अध्यापक की केंद्र बिंदु में रहता है, ठीक। और आगमन विधि के प्रमुख पद को लिखिए। तो पहला उदाहरणों द्वारा प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण और विश्लेषण, सामान्यीकरण और निरीक्षण, ठीक। ये हो गया। और आगे है कि निगमन विधि के पद लिखिए। तो निगमन विधि में क्या है, सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, नियमों के संबंध निरूपण और उदाहरण द्वारा परीक्षण। अगला है कि विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि का परिचय देना है। तो पाठ को अध्यापक क्षेत्रों की सहायता से छोटे छोटे सूक्ष्म तत्वों में विभाजित करता हुआ प्रश्नों के माध्यम द्वारा अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलता है, जिसे हम लोग विश्लेषणात्मक पद्धति कहते हैं। जब वही क्रिया विपरीत दिशा में की जाती है तो संश्लेषण विधि कहलाती है। प्रायः दोनों विधियों को मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा कक्षा शिक्षण में रोचकता उत्पन्न हो जाती है, अनुशासन की समस्या नहीं रह जाती, परंतु समय अधिक लगता है, और इसकी सहायता से सभी पाठ को पढ़ाया नहीं जा सकता। शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या तात्पर्य है। तो अध्यापक द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भाई अधिगम परिस्थितियों का सृजन इस प्रकार किया जाता है कि बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। अध्यापक प्रभावशाली शिक्षण हेतु शिक्षण सामग्रियों का चयन करता है जिससे अधिगम प्रभावी हो सके। शिक्षण सामग्री प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करने का साधन है। ये उपकरण शिक्षण की विधियां नहीं है, वरन विभिन्न विधियों द्वारा शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले साधन है जिन्हें शिक्षण सामग्री की संज्ञा दी जाती है। योकम और सिम्पसन ने भाई ये कहा था, और इनके सिंह द्वारा ये कथन यहाँ पे दिया, ये आप पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं कि शिक्षण प्रणाली सामग्री क्या है। तो भाई ये क्या है, एक साधन है और पाठ्यक्रम को सरल बनाता है।
कक्षा रुचिकर होती है, वही छात्र सहभाग देते हैं और बोधगम्यता बढ़ती है। छात्रों में धारणा शक्ति के साथ साथ धनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है और इंद्रिय शिक्षण में सहायक अनुभव केंद्रित होती है। मनोविज्ञान आधारित होता है, बालक के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन करता है। आज का जो ये वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।